नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बेल के प्रोविज़न्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बेल को किस तरह से कोर्ट में फ़ाइल करना है, क्या क्या सेक्शंस हैं, बेल के किस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम बेल के लिए फ़ाइल कर सकते हैं, क्या कोड जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो स्पेसिफाई करता है कि बेल आपको दी जानी चाहिए या डिस्क्रिशन होता है जज साहब का। तो येस, डिस्क्रिशन होता है जज साहब का इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। जो ओपिनियन जज साहब की बनेगी, जो उनको लगेगा कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है या नहीं है बेल ग्रांट करना, वो करते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को कोड ने भी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि कब बेल देनी है आपने, कब बेल आपने नहीं देनी है। तो सेक्शन 437 बात करता है मजिस्ट्रेट साहब के पास में जब आप बेल लगाते हैं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बेल लगा सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर जो ऑफेंस पनिशेबल है, जो चार्ज हुआ है बंदे के ऊपर, जिसमें एफआईआर हुई है जिस सेक्शन में, अगर वो पनिशेबल विद डेथ है या लाइफ सेंटेंस है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसमें बेल नहीं देंगे। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है या उसने 2 बार कोई ऐसा क्राइम किया या 7 साल से ज़्यादा का कोई ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हो चुका है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसमें बेल नहीं देंगे। और इसमें एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि अगर कोई 16 साल से कम का है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको बेल दे देंगे, कोई वुमन है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको बेल दे देंगे, कोई सिक पर्सन है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको बेल दे देंगे। इसके अलावा बता रखा है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के डिस्क्रिशन में अगर उनको लगता है, उनकी कंसीडर्ड ओपिनियन में, कि हो सकता है इस बंदे ने ये क्राइम ना किया हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी मजिस्ट्रेट साहब आपको बेल दे देंगे। कंडीशनल बेल इसमें होती है, कंडीशंस लगाई जाती हैं कि भाई आप सेम जो ऑफेंस आपने किया है या सिमिलर ऑफेंस आप दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, आप एविडेंस के साथ में और विटनेसेस के साथ में टेम्पर नहीं करेंगे, विटनेसेस को कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, आप हर हियरिंग डेट को या जब भी आपको पुलिस बुलाती है, अगर उसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो पुलिस में जाएंगे, या ट्रायल चल रहा है तो कोर्ट में जब भी हियरिंग होगी आप कोर्ट में आएंगे। कंडीशनल बेल दी जाती है। उसके अलावा जब ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो जाता है, तो उसमें अगर कोर्ट को लगता है कि भाई हो सकता है इसने ये काम ना किया हो, तो उस रीज़नेबल एप्रीहेंशन अगर कोर्ट को लगती है कि हो सकता है इसने ये ना किया हो, उस ग्राउंड पे भी आफ्टर जो ट्रायल कंक्लूजन हो जाता है वहाँ पे कोर्ट जो है आपको ग्रांट कर सकते हैं। रीज़न ऑर्डर कोर्ट को देना होता है। अगर वो बेल अलाउ कर रहे हैं तो भी उन्हें रीज़न लिख के देने पड़ेंगे कि उन्होंने बेल को क्यों अलाउ किया है। अगर वो बेल को डिसमिस कर रहे हैं तो भी उन्हें रीज़न देने पड़ेंगे कि वो बेल को क्यों डिसमिस कर रहे हैं। अगर उन्होंने रीज़न ऑर्डर नहीं दिया है तो वो अपीलेबल ऑर्डर होता है। विदाउट रीज़न के ना तो वो बेल अलाउ कर सकते हैं, ना वो बेल को डिसमिस कर सकते हैं। कंसीडर्ड ओपिनियन किस बेसिस पे उन्होंने अराइव करी है वो भी अपीलेबल होता है। अगर आपको लगता है कि जो उनका जिस बेसिस पे उनकी वो पर्टिकुलर ओपिनियन बनी है दैट इज़ नॉट लॉफुल, ये एक्चुअली एडवोकेट को देखना होता है लॉफुल है या वो नहीं है, तो उसके बेसिस पे भी अपील उस ऑर्डर की बन जाती है, चाहे वो अलाउ किया हो चाहे वो डिसमिस किया हो। अब मान लीजिए अपोजिट पार्टी है और कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दिया, लेकिन अपोजिट पार्टी चाहती है कि भाई इसकी बेल को हमें कैंसिल करवाना है, तो 437 में ही बेल को कैंसिल करने का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाइए, कोर्ट को बताइए, रीज़न होता है कि क्यों क्यों आप कैंसिल करवाना चाहते हैं। कोर्ट एक पर्टिकुलर ओपिनियन पे उन्होंने बेल ग्रांट करी है, तो उस पर्टिकुलर ओपिनियन को झूठ बोल के उन्होंने फॉर्म किया है कोर्ट की ओपिनियन को, ये आप कोर्ट में बता सकते हैं। विटनेस टेम्पर किए विटनेस को कांटेक्ट करके थ्रेट किया जा रहा है, आप उसके लिए एप्लीकेशन लगा के बेल कैंसिल करा सकते हैं। विक्टिम को थ्रेट किया जा रहा है, एविडेंस टेम्पर किया जा रहा है, सेम चीज़ दोबारा से की जा रही है, या किसी सिमिलर एक्ट में जो अक्यूज़ड है वो दोबारा से उस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिला के आप कोर्ट को बता सकते हैं। कोर्ट जो है 437 ही सेक्शन में बेल को कैंसिल कर देगा। अगर आप मजिस्ट्रेट साहब ने आपका ऑर्डर डिसमिस कर दिया है, तो आप क्या नाम है, आपका जो बेल का एप्लीकेशन था डिसमिस कर दिया, तो आप उसकी अपील जो है सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। 439 सेक्शन है जिसमें आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट का भी ऑप्शन होता है। 482 में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या आप सेशन कोर्ट को स्किप करके डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिस ज़्यादातर एडवाइजेबल नहीं होती कि आप क्या नाम है सेशन को स्किप करके आप हाई कोर्ट में जाएं। तो प्रेफर्ड होता है कि सेशन कोर्ट में पहले फ़ाइल की जाए, उसके बाद हाई कोर्ट तो ऑफकोर्स आप दोबारा भी जा ही सकते हैं बेल फाइल करने के लिए।
तो ये बेल्स के प्रोविज़न है। सुप्रीम कोर्ट में बेल फिर अलग से स्पेशली पिटीशन आपने फ़ाइल करनी होती है और स्पेशली पिटीशन आपकी अलाउ हो जाती है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बेल को हियरिंग के लिए सुन लेते हैं। उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि भाई आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ही पूरा कानून है। अगर आप किसी तरह से दिखा सकते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आप कुछ मांग रहे हैं, तो वो आपको सर्टेनली मिलेगा। और बस ये है, टाइम थोड़ा लग सकता है क्योंकि ये कोरोना की वजह से तो जुडिशरी मानो एक तरह से एक स्टैंड स्टिल हो गई है। कोर्ट्स बिल्कुल बंद हैं, सिर्फ अर्जेंट मैटर्स की सुनवाई चल रही है, स्टे मैटर्स की सुनवाई चल रही है, बेल्स की सुनवाई चल रही है, लेकिन बाकी जो रेगुलर मैटर्स हैं, विटनेस एग्जामिनेशन है, सब बंद पड़ा हुआ है। तो ये है। बाकी वीसी के थ्रू काम हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट्स में काम चल रहा है। तो अगर कुछ ऐसी अर्जेंसी है कि अभी उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, तो सर्टेनली वो सुनी जाएगी। और कोर्ट्स इसमें काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा टाइम देके भी काम कर रहे हैं। कल परसों की बात है, हाई कोर्ट ने एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स काम किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और सिचुएशन टाइम थोड़े टफ हैं, बट इट विल इम्प्रूव। सो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।